गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता एक बार फिर से अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम का हमारा लोग का लेक्चर नंबर 16 हो चुके थे। आज हमारा लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो आपका 17 लेक्चर है। तो जितने भी पार्ट मैंने यहाँ बनाए हैं लेक्चर्स, आप उनको अच्छे से जाकर देख लीजिए। पूरा मैंने प्लेलिस्ट में वहाँ पर फोल्डर बना दिया, तो उसमें आप देखेंगे। तो एक पूरा लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए देखना और पूरा देखते जाइए, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट में पूरा लेकर चल रहा हूँ। और अभी सोचिए 17 लेक्चर अभी आपका रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं हुआ है। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग ने स्टार्ट किया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लिया जाए, फिर हम लोग डायरेक्ट आपके सामने बोर्ड पर भी एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं, वो मैं यहीं पे अभी आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। एक तो बोर्ड पे मैंने हेडिंग डाल रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा उसका गुणनफल क्या होता है, ठीक है। पहला चीज ये पढ़ना अच्छे से। उस पर भी एक क्वेश्चन आपका डीएमआरसी में पूछा गया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहां पर एक पूछा ये भी जा सकता है कि कोई भी अगर संख्या है जो भी उसका गुणनखंड आएगा उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। तो ऐसा नहीं कोई चीज रटवाऊंगा मैं, यहां पर हम लोग पूरा डिटेल में हर एक पूरा बेसिक से देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या जनरेट होगा, क्या बनेगा, जैसे कल की क्लास में आपने देखा था, ठीक है। और जिन्होंने अभी भी कल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसका वो वाला लेक्चर आप देख लेंगे, तो और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको यहां लिखा भी है, 2 चीज तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर और बताने वाला हूं, जहां पर आपने सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर, भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। उसमें 1-2 अच्छे क्वेश्चन और बन सकते हैं। उसमें ये बोल देगा कि कोई भी संख्या है उसका 18 के मल्टीपल पे कितने फैक्टर बनेंगे। वो जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बस ये 3 चीज हम लोग को, शायद आप काफी लोग को नहीं पता होगा, तो ये 3 एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे। और उसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें तो और बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी। तो कल भी हम लोग को फैक्टर के बारे में ही पढ़ना है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि पहले तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, आप इसको लगाइए। लेकिन यहां पर देखिए, लगाने के लिए तो सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन जो हमारा लोग का अप्रोच होगा वो कैसा होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पहले लिखा हूं कि हमारा लोग का लगाने का तरीका क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। उसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके हम लोग ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जैसा भी आपको ये सोल्यूशन अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए, तो आप एग्जाम में इसी तरीके से फॉलो करेंगे। नहीं तो फार्मूला आपके पास सही है, वहां पर आप अप्लाई करके पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, काफी टाइम भी लग जाएगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। अब योग के बारे में बात आई तो कल मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपसे यहां पूछ रहा है सम ऑफ फैक्टर्स, इसका सम ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, भाजकों का योग पूछ रहा है, गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको कोई चीज कंफ्यूजन में ना आए। तो पहला स्टेप क्या था आपको अच्छे से पता है, 19,600 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। और इसके लिए अब ये नहीं कि पूरा फैक्टर करने बैठेंगे। आपको पता है कि 196 जो 100 है, क्या मैं इसको देखिए, बस ये मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे करना है। आप कितनी स्पीड में आप कर सकते हो तो आपके ऊपर है। 196 क्या 14 का स्क्वायर है, और 100 क्या है 10 का स्क्वायर है। और इस 100 के अंदर आपको अच्छे से पता है कितने 2 आपके 2 बार हैं, और 5 कितनी बार हैं 2 बार है। मतलब जो इसके फैक्टर्स होंगे उसमें 2 आपका 2 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार है। 196 में अगर हम बात करें तो ये 14 का स्क्वायर है। तो यहां से देखिए 14 कितनी बार है 2 बार है। तो इसका मतलब 2 भी कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो मैं डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी 2 बार, यहां पर भी 2 बार। तो इसका मतलब आपका 2 की पावर क्या जाएगा 4, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे 5 कितनी बार है 2 बार, 7 कितनी बार है 2 बार। तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। और कल मैंने आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही बताया था, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना, अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना। और ये जब भी ये पावर होता था आपको अच्छे से याद है, अगर यहां आपसे मैं ये पूछता सम ऑफ फैक्टर ना पूछकर आपसे पूछता मैं गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आपको अच्छे से पता है कि 4 में 1 जोड़कर 5, 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 3 15, 15 3 45। तो लगभग आपका जो यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछता तो आपका आ जाता 45, क्लियर है। कैसे आता था, कैसा फार्मूला बना था, सारा चीज मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था। इसीलिए अभी तक जो वीडियो नहीं देखे हैं 16 लेक्चर, तो 16 लेक्चर जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वैसे भी मैं एंड स्क्रीन पे आपको दे ही दूंगा। और एक बात और, जो अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे बटन, तो वहां पर आपको
जो भी इंफॉर्मेशन होगा, नोटिफिकेशन होगा, मैं वहां पर हमेशा भेजता रहूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में। ठीक है, तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये सभी को पता है। अब योग जब निकालते हैं आपको अच्छे से पता है इसका फॉर्मेट क्या बनता था। ये 2 की पावर 4 था तो आप इस तरीके से लिखते थे, और जहां तक सभी लोग इसी तरीके से करेंगे भी। क्लियर है? ये कर लिया 4 तक, फिर इंटू 5 की पावर 0 कैसे आता है कल मैंने ये भी बताया था आपको। प्लस, ये प्लस नहीं होगा, सब इंटू में ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। बताइए, क्लियर है? जैसे आपने यहां तक पहुंचे आप, तो उसके बाद आपके सामने देखिए ये आपके पास इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, कभी भी इतने बड़े पता चले इसको आप सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, फिर गुणा भी करोगे, तो यही कैलकुलेशन में ही तो टाइम आपका लगेगा। और इसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये तो भाई मान लीजिए 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 7 कितना हो जाएगा 56, और 56 7 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 49 49 7 56, और 56 और 1 क्या हो जाएगा 57। इसका जो भी आंसर आएगा ध्यान दीजिएगा। और ये 57 किससे कट रहा है, 7 5 12, ये जो आपका 57 है ये 3 से कट रहा है। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। देखिए 5 4 9 ये कट गया, 7 7 14 क्या 3 से कटेगा क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 4 9 7 7 14 क्या 3 से कटेगा, नहीं, ये भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 5 4 9 ये कट गया, 7 14 7 3 21 ये कट गया आंसर। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। अब बताइए, मैंने आपका कम से कम 14 से 15 सेकंड आपका बचा दिया। ठीक है, और उम्मीद है कि आपका जो अप्रोच होगा, आता तो सभी को है, लेकिन कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है ये अब आपको पता चल रहा है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट तो यूज करेंगे, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल का पूरा यूज करके हम लोग ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। तो नंबर सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। खासतौर से जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल वाला पार्ट बनाया था उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे भी आपको पता ही है 6 बजे तक आपका नंबर सिस्टम भी आपका लाइव आ जाता है ऑनलाइन में। उसके अलावा 4 बजे हमने एलसीएम एचसीएफ के भी लगभग आपके 5 पार्ट बन चुके हैं, तो उनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का पूरा यूज करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगता है, आज हम लोग क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं वो चीज तो मैंने आपको एक झलकी आपको दिखाई दिया है। अब हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी होंगे 6-7 क्वेश्चन या उससे ज्यादा जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये ऐसा सोल्यूशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और जो कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप कमेंट करिए। ठीक है, ये अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, तो जैसा भी आपका क्वेश्चन बन रहा है दिमाग में उसको कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा उसका गुणनफल क्या होता है। अब इसमें भी काफी लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। ठीक है, याद नहीं करना, मैं पहले आपको समझाता हूं कैसे समझिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन डीएमआरसी का भी यहीं पे करा दूंगा तो उसको आप कर लेंगे। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 12, क्लियर है, ध्यान समझिएगा। ये 12 है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूं जिससे समझाने में आसानी हो, क्योंकि बड़ी संख्या अगर लेंगे तो काफी टाइम वहां लग जाएगा। तो 12 अगर है, इसका फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे फैक्टर का मतलब क्या होता है, 12 को कौन कौन सी संख्या काटती है, तो आप बोलोगे 1 काटता है, 2 काटता है, 3 4 6 12। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है। अब जैसे ही आपने ये देखा तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा 2 चीजें। 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, ऐसा। ठीक है, तो अब आप खुद बताइए हमें, अगर इसमें आपसे ये पूछा गया इसके जो भी फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं इसका पूरा पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा। भाई मैंने क्या बोला, आप जो पढ़ रहे हैं गुणनखंडों का गुणनफल, मतलब ये सारे गुणनखंड हैं, इसके कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड हैं, इनका गुणनफल क्या आएगा उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर वैसे एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जब आपने गुणनखंडों का गुणनफल किया तो यहां पर आपका क्या आ रहा है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर यहां से अगर बात करते हैं तो इसका अगर गुणा करेंगे देखिए कितना आ जाएगा। 12 को आप रहने दीजिए, 12 को रहने दीजिए। अब आगे ये 12 को आपने रहने दिया, और उसके अलावा
यहां देखिए 6 दूनी 12 एक यहां बन रहा है, 4 3 12 ये बन रहा है। कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सभी को गुणा करूंगा, मैं बस पहली बार समझा रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, फिर एक इसका जनरलाइज फॉर्मेशन बनेगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए ये 12 मैंने रहने दिया, देखिए 6 दूनी 12 ये आ गया, 4 3 12 ये आ गया, और एक का मतलब कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आपने मल्टीप्लाई किया इन गुणनखंडों का, जो 12 का जो गुणनखंड आए थे, जो फैक्टर्स आए थे, इनका जब आपने गुणा किया तो कहीं ना कहीं ये क्या 12 का क्यूब नहीं आया? 12 का क्यूब आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब एक चीज आप बहुत ही अच्छे समझिएगा ध्यान से, यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने, पहले ये बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 6 हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपका अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, जब भी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तो 12 आप लिख लीजिए, जिस भी संख्या का निकाल रहे हैं 12 आपने लिख लिया, और उसकी पावर, ध्यान दीजिएगा, उसकी पावर आप क्या लिखेंगे? जितने इसके फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर थे? 6, और उसका आधा, यही तो आया था, ठीक। तो क्या मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं? तो जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना होगा तो आप क्या बोलोगे? कोई भी संख्या, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, अगर आप इसका फैक्टर निकालते हो तो इसका फार्मूला बनेगा, यहां लिख लीजिएगा चाहे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। आप इसको लिख सकते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल, के गुणनखंडों का गुणनफल, और ये संख्या मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड हो सकती है। तो इसमें जब भी आप निकालोगे तो इसकी पावर जो होगी n/2 होगी, वहां पर लिख लीजिएगा, ये आपका होगा फार्मूला, जहां n बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बोलिए। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपका डीएमआरसी में पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो में, तो वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आप आंसर कमेंट करिएगा। 360 है, इसका आपको बताना था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा उसका गुणनफल क्या होगा, ये आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अब बताइए, इसको आप नोट कर लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से मैंने, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझा भी दिया है। अब ये नहीं कि आप 12 16 20 में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप कर लोगे, लेकिन सोचिए अगर ऐसी बड़ी संख्या आ जाएगी तब कैसे करेंगे ना, इससे भी बड़ी संख्या आ सकती है, तो वहां पर निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब 360 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा कि 12 को भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया था, 2 किस लिए किया था? कि नंबर ऑफ फैक्टर हमारा लोग का निकल जाएगा, क्योंकि अब वहां पर तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन यहां पर हम लोग जल्दी भी निकालना सीखे थे कल की क्लास में। तो 2 से आगे क्या आता है? 3, और 1 के आगे क्या आएगा? 2। तो डायरेक्ट आप बताइए 6 आ गया कि नहीं? और ये हमारा लोग का आया भी था नंबर ऑफ फैक्टर। ऐसे 360 में भी हमारा लोग का काम क्या होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, और नंबर ऑफ फैक्टर कब निकलेगा? जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। तो 9 चौक 36 होता है, तो इसको मैं ब्रेक करता हूं, ध्यान दीजिएगा, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1 10 में 1 2 आएगा तो 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1 बार 5 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 8 5 40, और हाँ ठीक है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहां से नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 3 के आगे क्या आता है? 4, 2 के आगे क्या आएगा? 3, 1 क्यों जोड़ते हैं आपको अच्छे से पता है, कल की क्लास बताया भी था, 4 3 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 24। और जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अब इतना बड़ा गुणनफल तो आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आपका ये जो संख्या था, किसी भी संख्या का जो भी निकालेंगे उसको लिख देना है, और उसकी पावर जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो आ जाए, और उसका आधा। इसका मतलब जो हमारा आंसर था, इस फॉर्मेट में आपका आंसर दिया गया था 360 की पावर 12। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। देखिए फैक्टर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और अभी तो जैसे कल की क्लास में भी लगभग 7 चीजें आपने वहां पर पढ़ी, आज भी मैं आपको 2 या 3 चीजें यहां पर एक्स्ट्रा बताऊंगा, कल भी मैं आपको बताऊंगा। एक कॉमन फैक्टर भी आता है, वैसे तो कॉमन फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में मैं पढ़ा दूंगा, चलिए वो तो कल देखा जाएगा, या अगर टाइम रहेगा तो मैं कल ही पढ़ा दूंगा, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम में भी कॉमन फैक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर मैं वहीं पे पढ़ा दूंगा। तो फैक्टर्स में देखिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्लियर है। और किस किस नाम से जाना जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। मेरे ख्याल से सभी को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है,
में भी शायद ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, जब भी किसी टॉपिक पे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाता हूं, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के फॉर्म में। इसका मतलब शुरुआत में मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे और कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा चीज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। तो आपका फर्ज यही बनता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो ग्रुपों में वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगली हेडिंग डाल दीजिएगा। अगली हेडिंग क्या है आपका? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी लिख दे रहा हूं मैं, टेंशन ना लीजिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का के किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हेडिंग एक बार फिर समझ लेते हैं, क्योंकि क्या है इसको समझते हैं। जैसे आप किसी भी संख्या का भी आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का जो फार्मूला बना था, कैसे मैंने एग्जांपल लेकर समझाया, ऐसे हम इसको भी आपके सामने एक एग्जांपल लेकर ही समझाता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो पहली बात तो हेडिंग का मतलब क्या उसको समझते हैं कि जैसे किसी भी संख्या का जो आप फैक्टर निकालते हैं, जो फैक्टर निकालेंगे वो फैक्टर में अगर उनको हम व्युत्क्रम में लेते हैं 1 अपॉन करके, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसको उल्टा कर दिया जाए, उसको उल्टा करने के बाद अगर जोड़ दिया जाए तब वहां पर आपका आंसर क्या आता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहां पर एक फॉर्मेट बनता है, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो अपने आप खुद ही बताओगे। जैसे मान लीजिए मैं फिर वही एग्जाम्पल लेता हूं, 12 वाला ही एग्जाम्पल लेता हूं, क्लियर है, ध्यान समझिएगा। पहली बात तो इसको पहले मैं डिटेल में करता हूं, फिर इसका शॉर्टकट क्या होगा आप खुद ही बताएंगे, इसका फार्मूला क्या आता है। ऐसा नहीं कि मैं फार्मूला लिख दूंगा, आप हमें खुद ही कमेंट करके बताइए सर इसका फार्मूला क्या आएगा, तो आप जब लास्ट में देखेंगे सोल्यूशन तो आप खुद ही बता देंगे। क्लियर है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 12 देखिए किससे कटता है, आपको अच्छे से पता है, तो मैंने इसको लिख दिया। और आपको अच्छे से पता है जब आप फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो मेरी जो शुरुआत क्लास थी, जो एलसीएम एचसीएफ का मैंने स्टार्ट किया था, पहली इंट्रोडक्टरी क्लास जो थी, जहां पर मैंने आपको थंबनेल में दिया भी था, वहां पर लिखा भी था अनलिमिटेड टॉक टाइम, लिमिटेड टॉक टाइम। इसका मतलब क्या था, क्योंकि उसमें मैंने आपको मल्टीपल के बारे में और फैक्टर के बारे में काफी डिटेल में आपको समझाया था। तो फैक्टर वहां पर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि बेसिक जो फैक्टर होता है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान समझिएगा। और फैक्टर का एक नाम और होता है, आपको अच्छे से पता होगा, बताइए। फैक्टर जो आपका है इसको तो गुणनखंड बोलते हैं, कभी कभी गुणक भी बोल देते हैं, कभी कभी अपवर्तक बोल देते हैं। तो हर एक नाम आपको पता होना चाहिए, जिससे कभी भी जब भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो वहां पर कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आपके सामने फैक्टर तो सारे आ गए, तो किसी भी संख्या का हमारे पास फैक्टर भी मिल गया, तो इन फैक्टरों को व्युत्क्रम मतलब इनको उल्टा कर देना है और उल्टा करने के बाद जोड़ देना है। तो चलिए उल्टा कर देते हैं। तो 1/1, ये 2 है तो ये 2/1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2, 1/3, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। बोलिए, अब इसको जोड़ना है तो हम लोग, जैसा कि आपको पता है, अब जोड़ने के लिए जो नीचे की पोर्शन होगा तो आपका 100% जो संख्या होगा वही एलसीएम आएगा। जिस भी संख्या का आपने फैक्टर निकाला है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वही संख्या आपका एलसीएम हमेशा प्राप्त होगा, हमेशा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि जो हाईएस्ट जो फैक्टर आपका निकल रहा है, फैक्टर का मतलब ही होता है कि वो इस संख्या को काटेगा, और जब वो काटेगा तो हाईएस्ट फैक्टर आपकी वही संख्या होती है 12, इससे ज्यादा नहीं आता। इसीलिए हम लोग इसको बोलते थे लिमिटेड टॉक टाइम की हम लोग संज्ञा दिए थे एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में। ठीक है, तो चलिए अगर ये 12 आ गया तो एक अगर कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो ये आपने 12 लिख दिया। 2 छंग 12 आपको अच्छे से पता है, 3 चौक 12 तो 4, 4 3 12 3, 6 दूनी 12 2, और यहां से देखिए क्या जाएगा 1। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपका जो यहां फार्मूला जो बनेगा वो आपके सामने बस आने ही वाला है। अब कहीं ना कहीं अब आप खुद देखिए ऊपर आपके साइड जो फैक्टर थे 12 के कितने फैक्टर थे, 6 फैक्टर थे। चलिए देखते हैं
एक तो 12 था, 6 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। चलिए ऊपर की साइड अगर हम देखें जो जोड़ा जा रहा है वो क्या रहा है, हाँ 12 भी तो फैक्टर था, हाँ 6 भी था, 4 भी था, 3 भी था, 2 भी था, 1 भी था। इसका मतलब इसको डायरेक्ट आपने जोड़ लिया। ध्यान दीजिएगा, ये 6 4 10, 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और यहां पर ध्यान दीजिएगा 22 और 6 28, तो 28/12 आ गया, 28/12 आ गया। अब इसको 2 से काट दीजिए या 4 से काट दीजिए, 4 से 28 और 4 3 12। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7/3 को कहीं ना कहीं दशमलव के फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है तो इसको आप दशमलव के फॉर्म में लेते जाइए, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 2.33 लगभग ये आपका आ जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किसी भी संख्या के गुणनफंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या आता है। तो अब मैं यहां पर, जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया, हर एक चीज बेसिक से मैं समझा रहा हूं, ऐसे इसका भी जो फार्मूला बनेगा अब आप खुद ही लिख सकते हैं, और अगर आपको पता चल गया है तो वो फार्मूला आप बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग आप करोगे, उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एस रेसिप्रोकल, इससे इसका मतलब आप समझ जाइएगा। तो इसका मतलब ये होगा, ये आपका आएगा सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है भाई, समी आप ये जो फैक्टर्स है इसका समी तो आपने किया है, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन क्या हो जाएगा, जो आपकी संख्या है, इस संख्या को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस संख्या को, या तो मान लीजिए संख्या ही लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इस संख्या को चाहे तो आप x से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये संख्या को आप x से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग बस ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना था, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सारे यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे, तो यहीं पर हम लोग का वीडियो फिनिश होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। तो अब बताइए, ये तो मान लीजिए मैंने समझाने में टाइम लिया, अगर आपको जल्दी करना होता तो क्या करते हैं, बोलिए। अब जल्दी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता चल चुका है, तो मैं क्या करता, इसको 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर जब निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि नीचे की साइड तो आपका 12 आएगा ही आएगा। अब इसमें जब आप निकालोगे तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलता था इसका आपको अच्छे से पता है, कल की क्लास में बताया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर है। यहां पर देखिए 4 4 2 6 6 1 7, यहां देखिए 3 3 1 4, तो 7 चौक 28 आया था, ये देखिए 28 ही तो आया था, बस 28/12 आया, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, इसलिए आपको यहां अच्छे समझ में आ गया। यही चीज सोचिए, कितने बड़े अगर फैक्टर आते तो क्या सबको जोड़ते, तो कहीं ना कहीं कंक्लूड कैसे करते हैं, जब भी देखिए पूरी मैथ्स आपकी कहीं ना कहीं पैटर्न बेस होती है। अगर कभी भी बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो हमेशा आप छोटे क्वेश्चन से उसको सीखिए, और जब जैसे ही वहां पर आप सीखेंगे ना, तो बड़े क्वेश्चन में अपने ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। उम्मीद है कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफी लोग को नहीं पता था। आज के बाद अगर इस पे कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और इस पे भी हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है, उसमें ऑप्शन भी रहेगा, तो आप उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। और इसमें इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपका अभी है जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा, और कल की क्लास तो और इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपका लेवल 3 का काम करेगा, जहां पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और होगा। वहां पर भी कुछ अलग टाइप के फैक्टर्स सीजीएल मेंस और में भी पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, तो आप अच्छे से बस देखते चलिए। कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर आपका अगर छूटा हुआ है तो उसको तो चलिए, आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसको आप लगाना स्टार्ट करिएगा। और उम्मीद है कि कल का लेक्चर जो आपने देखा, अभी तक जो आपने सीखा है, उसको अगर सीखते हुए तो आप इन सारे क्वेश्चनों को बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, यहाँ पूछा है कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और भाजकों की संख्या भी पूछ सकता है, और यह आपसे ये पूछ सकता है कि इस संख्या को कितनी संख्याएं पूर्णतः विभाजित करती हैं, कितनी संख्याएं एग्जैक्टली डिविजिबल करती, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल कितनी संख्याएं करेंगी इसको। तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है 3 तरीके से लैंग्वेज से। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो चलिए, यहां पर अब इस क्वेश्चन के सामने अगर आप आते हैं तो सबसे पहला काम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 105 × 100 कर लिया,
तो 105 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 21 गुणे 5 लिख सकते हैं। और इस 100 को, इसको तो आपको अच्छे से पता होगा। अब 21 को 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो मैं इस पूरा 100 जो आपने सीखा, इसका पूरा अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर कितनी आ जाएगा, 3, ये 3 भी आएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। 21 में एक 3 भी आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 2 यहां, 1 यहां, 3 बार, और 1 बार 7। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपका दिख रहा है। अब आपको अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर जब आप निकालते हैं तो क्या करना रहता है, इसके एक आगे 3, ठीक है। अब अच्छे से आपको समझना है, यही चीज मैं सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन लगाना सभी का आता है, लेकिन कुछ ना कुछ सेकंड यहां पर भी बचा लेना, ये आपकी कला है, ठीक है, कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है, कि हर जगह यूज आ रहा है। कैलकुलेशन में भी, कैलकुलेशन में यूज आ रहा है, कॉन्सेप्ट में यूज आ रहा है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हम इसका यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और जैसे 3 into में आया, क्योंकि सभी आप क्या करोगे, सभी को आप गुणा करोगे ना, 2 में एक आगे बढ़ोगे, 3, फिर 2, फिर ऐसे आप करते जाओगे, तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी ऑप्शन आएगा 3 से कटेगा। क्या 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, आंसर खत्म। मैंने गुणा भी नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से फिलहाल आप चेक कर सकते हैं, 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। देख लीजिए, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो कहीं ना देखिए कुछ ना कुछ सेकंड तो हम बचा सकते हैं ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप कैलकुलेशन, जब आप पूरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये नहीं कि पूरा आंसर तक पूरा मल्टीप्लाई करके ही पहुंचे। आप हमेशा डिविजिबिलिटी रूल को, हमेशा जब इनटू में मल्टीपल को, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्या है, इसके बारे में मैंने भी आपको 4 पार्ट आपका बनाया हुआ है। 10-10 क्वेश्चन की पूरी सीरीज मैंने चला रखी थी। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल जिन्होंने देखा होगा, तो मल्टीपल का कितना अच्छा यूज मैंने किया है अभी तक। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हमेशा इसका यूज करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अब यूज करने लगे हैं इसको। तो चलिए आपसे ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। आपसे सम नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 360 का तो अभी आपने फैक्टर किया भी था, तो उम्मीद है कि ये तो आपको याद भी हो गया होगा। इस तरीके से आपका आया था। अब आप कल की क्लास में आइए, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जब भी विषम गुणनखंड की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये 2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 0 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 के आगे क्या आएगा, 3, और 1 के आगे क्या आएगा, 2, तो 3 दूनी 6। तो हमारा जो आंसर आएगा 6 आएगा। अब ये सोचिए, अगर बड़ी संख्या होती, अगर बहुत सारे फैक्टर और होते, तो यहां पर आप मल्टीपल का यूज करके, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, तो यहां पर आप देखते 7 और 8 एलिमिनेट हो जाता, 2 ऑप्शन बचता। तो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पूरा यूज करना है। नंबर सिस्टम में देख रहे हैं कितना धुआंधार यूज कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ आपका चल रहा है, वहां पर भी आप देख रहे हैं काफी यूज हो रहा है। तो यहां से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां भी पूछा है 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। अभी आपने पढ़ा भी, इसका फार्मूला हम लोगों ने याद नहीं किया था, हम लोग पूरा जनरेट किया था फार्मूला, तो उम्मीद है ये आपको याद होगा। तो 360 अगर आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो पहले तो इसका सम निकालना पड़ेगा। तो इसका सम कितना आएगा, अच्छे से आपको अच्छे से पता है। इस तरीके से करेंगे ना, पूरा सम निकालना पड़ेगा। यहां से अगर देखेंगे, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यहां से देखेंगे, क्योंकि देखिए अब ये तो ऑप्शन है नहीं हम लोग ऑप्शन में डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके लगा देते, क्योंकि इसका तो आपको पूरा यूज करना पड़ेगा, तो ये आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं 8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। यहां देखिए 9, 9 3 12, 12 और 1 13। यहां देखिए 5 और 1 6। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा 15 × 13। तो 15 15 में कितना होता है, 225। और 225 में अगर आप 30 माइनस कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 195 और गुणे 6, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 पंजे 30, 54 54 3 57 और 6 कम 6 5 11। तो 1170 इसका योग आ गया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो 1170 हमने योग यहां पर लिख दिया, और अपान क्या होगा, 360। तो इसे देखिए कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36, फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। तो 13/4 आ गया। और जैसे 13/4 आया, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3.25। कितना आ रहा है, 3.25। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी। बस यहीं पे देखिए निकालने में टाइम लगा है, लेकिन
अगर पता होता तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो ये सोचिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन था कि आप अगर निकालने की कोशिश भी करते तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता और शायद गलत भी हो जाता, लेकिन तरीका पता था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहां पर आपसे पूछा है सभी विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इस संख्या का आपको बताना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो इसका आंसर क्या है इसके पहले वाले का 3.25। ठीक है, तो अब वही काम करना है 648 ये है, इसको पहले हम लोग पहला काम क्या करना है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तो अब देखिए कैसे इसको ब्रेक करना, ध्यान समझिएगा। 648 गुणे 100 हमने लिख दिया, और 100 को अच्छे से पता है इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब 648 अगर 648 को अगर हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये 8 से कट रहा है। कैसे हमने पता लगाया, लास्ट 2 डिजिट 8 से कट रही है, क्यों, क्योंकि तीसरा जो अंक है वो आपकी सम संख्या है, तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 अठाई 64 8 एक कम 8, 8 अठाई 64 8 एक कम 8, इसका मतलब आपका आया 81 गुणे 8, यही आया। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखिए कितना जल्दी हम लोग निकाल लिए। और 81 का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, 9 का स्क्वायर भी होता है लेकिन 9 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब 2 वाला देखिए कितनी बार है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 5 बार है, 3 4 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बात और समझिएगा ध्यान से, क्या मुझे इससे कोई मतलब था, बोलिए, क्योंकि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए चाहे विषम गुणनखंडों का योग निकालिए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं था। क्यों नहीं मतलब था, अच्छे से मैंने कल की क्लास में समझाया था। बस आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना है 3 की पावर 0 ये लिखना है। ठीक है, इस तरीके से कितनी बार तक जाएंगे, 4 बार, इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इस तरीके से। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां देखिए 25 5 30 और 31, इसका मतलब जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 31 से कटना चाहिए। अब 31 की डिविजिबिलिटी रूल तो काफी टफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट पे अगर थोड़ा काम करें हम लोग, देखिए ऑप्शन पे आपका नजर इतना तेज होना चाहिए कि हर एस्पेक्ट आपके आने चाहिए कि लास्ट डिजिट कहीं अलग तो नहीं है, यूनिट डिजिट कहीं अलग तो नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना तो आपके पास बहुत ही टाइम रहेगा। ठीक है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज है, एक तो स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, और हम तो यहां पर आपको दोनों ही चीज दे रहे हैं, बताइए सहमत नहीं है। चलिए यहां पर देखिए, चलिए फिलहाल आपको जो लगे, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद है कि जितने लोग अभी तक वीडियो पूरा देखे होंगे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहां पर 31 आ गया। अब यहां पर हमारा लोग का काम क्या है, इन सबको जोड़कर वो संख्या निकालना। तो यहां पर देखिए 3 की पावर 4 आता है 81, ये 27 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। बस इस पे आप इकाई अंक पर काम करिए, 7 1 8 9 8 17, बताइए 9 8 17 हो गया। और उसके अलावा फिर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर 17 3 20 और 21, मतलब कहीं ना कहीं इकाई अंक पर 1 आ रहा है, और बाकी फिर इधर करेंगे 8 2 10 2 12, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या रहा, 1। देखा आपने, पता था हमें क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। वैसे तो इसका मल्टीप्लाई भी आप कर सकते थे क्योंकि 11 का स्क्वायर है, और 11 का डिविजिबिलिटी 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर कैसे हम कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं। इन 4 क्वेश्चनों से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो फिनिश करेंगे। 4 क्वेश्चन और कर, पर आप इनको सॉल्व तो करिए ही करिए, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए अभी रुक जाइए, क्योंकि यहां पर अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। वैसे मैं कल की क्लास में उसके भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन यहां पर ही मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने 360 के लिए अभी निकाला भी था, तो मैं इसी को लेता हूं। तो 360 के लिए अभी आपने जब फैक्टर किया था क्या आया था, यही आया था, बोलिए। तो अगर ये फैक्टर आया था तो यहां पर आपने क्या सीखा, आपने यहां निकालना क्या सीखा, गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, विषम का सीखा, सभी का योग निकालना सीखा। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। आपसे अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछेगा 360
360 जो संख्या है इसके गुणनखंडों की संख्या बताओ, भाजकों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, इस तरीके से आता है। लेकिन एक इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 40 का मल्टीपल हो, जो 40 का मल्टीपल हो, 8 का मल्टीपल हो, ठीक है, 45 का मल्टीपल हो। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आपसे पूछ लिया गया, यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर आपको 360 का नंबर ऑफ फैक्टर बताना है जो किसका मल्टीपल है, 45 का। तो इस तरीके से अगर आपको निकालना होगा तो कैसे करेंगे, इसी पे बात कर रहे हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 360 आपके सामने जो संख्या दिख रही है इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो 45 का मल्टीपल हो, 18 का मल्टीपल हो। मतलब इस तरीके से मतलब असंख्य संख्याएं, असंख्य क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन एक तरीका, एक अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से आपको समझाने के लिए। अब बताइए, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को करना चाह रहा हूं, तो ये बताइए 45 कहां से बन पा रहा है? देखिए 9 5 45। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, जो भी आपको पूछा है जिसका भी मल्टीपल उसको बस साइड कर लीजिए, इसको साइड कर लीजिए। बाकी को जो भी फैक्टर बच रहे हैं उनको ब्रैकेट में कर लीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बचा क्या? 2 का पावर 3, 2 की पावर 3। अब आप ये बताइए, अब आपको इसको काम में नहीं लेना ये, क्योंकि ये तो भाई 45 का मल्टीपल बना दिया, ये हमेशा 45 का मल्टीपल बनाएगा। अब मेन जो रोल रहेगा इसी का रहेगा, इसी का रहेगा। और 3 के आगे क्या आता है? 4। बस आंसर, मतलब ये 45 आ गया। तो 45 गुणे 4 का मतलब क्या हो गया? क्योंकि यहां से आप लोग इसका फैक्टर निकालते थे तो कहीं ना कहीं ये 4 आपके फैक्टर ये आ गए, और ये जो 4 फैक्टर होगा, ये 4 जो गुणनखंडों की संख्या आई है, ये 45 का गुणज होगा, 45 का मल्टीपल होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मैं पूछता कि 40 का मल्टीपल बताओ, तो मैं क्या कर देता? 2 की पावर 3 और 5, इसका मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 40। तो 40 को मैंने बाहर कर दिया, तब आपका आ जाता 3। 40 का मल्टीपल अगर पूछता तो आपका आंसर आ जाता इसके 3 आपके गुणनखंडों की संख्या होंगी जो 40 का गुणज होगा, 40 का मल्टीपल होगा। तो एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल कल की क्लास में वो क्वेश्चन भी आपके सामने लिखूंगा और उसके ऑप्शन भी जो रहेंगे उसको भी लिखेंगे। इसमें आपका एक चीज और पूछा जाता है जो मैं कल की क्लास में ही स्टार्ट कर दूंगा, शुरुआत से ही बता दूंगा, जहां पर आपसे औसत पूछा जा सकता है। औसत तो फिलहाल आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन कल की क्लास में हम लोग औसत भी पढ़ लेंगे। और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपका पार्ट 3 रहेगा, वहां पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आपको ये सारी चीज समझ में आ गई ना कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कैसे हम इस अगर ऐसा क्वेश्चन लिखेगा तो कैसे करेंगे। और उम्मीद है कि अगर आपने सारा पढ़ा है, नंबर ऑफ फैक्टर कल की क्लास में अगर आपने पढ़ा है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, और जल्दी कैसे करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। 4200 है, तो 42 को क्या हम लिख सकते हैं? 6 7 42 हो गया। और यहां पर आपको पता है इस 6 के अंदर भी 1 2 है, और यहां आप समझिएगा ध्यान से, 2 की पावर 3 मैंने लिख दिया। 6 7 42, एक बार 3 आएगा, एक बार 2 बार 5 आएगा, और एक बार 7 आएगा। चेक कर लीजिए, यही आएगा। 4200 का अगर करेंगे, देख लीजिए यहां पर ये आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया था? 100, 2 3 6 6 7 42। क्लियर है? तो ये आपका जैसे ही फैक्टर आया, आपसे पूछ रहा है इसके कुल कितने सम गुणनखंड है। यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी योग दे देता है, कभी कभी एग्जामिनर चालाकी के साथ वो गुणनखंड भी दे देगा और योग भी दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पढ़ना ध्यान से, नहीं पता चला गलत हो गया। तो सम गुणनखंड अगर निकालना है तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे मैंने बताया था। ये जो पावर रहेगा इसको 1 नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट 3 लिख देंगे। और जैसे 3 आया, इसका जो हमारा आंसर आएगा 3 का मल्टीपल होगा। फिलहाल सारे ही 3 का मल्टीपल है। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, फिर ये 2, ये 1 है तो ये 2 आ गया। इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 36। तो 4200 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे? 36 आपके इवन फैक्टर होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल बताया भी था कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये देखना है कि 30 के अंदर कितने अभाज्य संख्या आ रही हैं। 3 गुणे 10, और 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूं। तो क्या मैं 30 के अंदर 3 अभाज्य संख्या होंगी, और जो भी पावर होगी उसका गुणा कर दीजिए, प्लस 16 में 4 होंगे ना, 2 की पावर 4 मतलब 4 अभाज्य संख्या होंगी।
और 18 का मतलब 4 गुणे 18 प्लस 20 के अंदर 4 पंजे 20, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इस मतलब 3 गुणे 21। इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 3 48 हो गया, 18 चौक कितना हो जाएगा 72 और 21 3 कितना हो जाएगा 63। तो 8 2 10 ये 13 हो जाएगा, 17 17 और 1 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया 183। ये सब कल की क्लास में बताया था, आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था कि कल की क्लास में मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, जब दशमलव में ऐसा पूछ लिया जाएगा तब क्या होगा। सभी को समझ में आ गया होगा? अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो कल की क्लास जरूर देख लीजिए। चलिए जल्दी फिनिश होने वाला है, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है। 3.5 की पावर 12 है, तो आप ये बताइए यहां पर ध्यान से, यहां पर जो 3.5 है तो क्या मैं इसको 35/10 लिख सकता हूं और इसकी पावर 12 इंटू, ऐसे में इसको भी लिख सकता हूं 27/10 की पावर 10 और इधर क्या है 10 की पावर 25। वैसे ये लाइन लिखना नहीं है, जब आप पढ़ते हैं तो ये चीज आप देख के ही पता चल जाएगा भाई ऊपर 25 है, ये जो नीचे की साइड भी 10 की पावर 10 है, ये भी 10 की पावर 12 है, तो 10 और 12 22 तो इससे कट गया, 22 तो इससे कट गया। कहने का मतलब ये लाइन आपको लिखनी नहीं थी, आपको डायरेक्ट क्या लिखना था, ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाली लाइन डायरेक्ट लिखनी थी। 3 कैसे आ गया, क्योंकि 10 की पावर 12 10 की पावर 10 जो नीचे है, ये नीचे की साइड 10 की पावर 22 आ जाएगा, क्योंकि इनटू में पावर जुड़ जाएगी। तो 10 की पावर 22 और 10 की पावर 25 में 22 वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या 10 की पावर 3 यहां बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका ये पुराने जैसा क्वेश्चन बन गया, बस इसको कर लीजिए। 5 7 35 2 गुणे 12 मतलब 12 दूनी 24। इसके अंदर 3 का क्या है, 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 गुणे 10 30। यहां पर देखिए 2 गुणे 5 2 है ना, 2 3 6, तो इसको जोड़ लीजिए 36 36 4 आपका 40 40 20 60। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60। तो चलिए यहां पर क्या है, बी ऑप्शन। सारी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें पूछा है आपसे 240 के कुल गुणनखंडों का योग। अब यहां पर देखिए ऐसा नहीं कि आपको आ गया, देखिए पूरा आप वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, और यहां पर देखिए कैसे। अब योग में, खास तौर से योग में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होगा, क्योंकि वहां पर डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से हम लगा सकते हैं और बहुत जल्दी हमारा बिना कैलकुलेशन वर्क किए हुए हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 240 का सबसे पहला काम क्या है, फैक्टर करना है। 4 छंग 24 होता है, तो 4 छंग 24, 4 में 2 कितनी बार है, 2 बार, 6 में 1 बार है, तो 2 की पावर 3 और 1 2 यहां पर है। ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। 2 की पावर 4 हो गया और 4 छंग 24 हो गया, एक 3 आपका आएगा और एक 5 आएगा। और जब भी अगर हो चेक कर लीजिए, 16 पंजे 80 8 3 24 डायरेक्ट बन गया आपका। अब योग अगर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपसे योग पूछ रहा है यहां पर आप ये बताइए, ये नहीं कि सभी को सॉल्व करना, जो कम पावर है उसी पर अटैक करना है। 3 की पावर 1 जब आप देखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 आता है, तो इसका मतलब 3 और 1 4। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये 4 से नहीं कटा, ये 4 से। आ रहा है समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए, ये आपका 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 मतलब 6 आएगा। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो किससे कटेगा, वो 3 से कट रहा होगा, मतलब 6 से कट रहा होगा। तो चलिए यहां पर देखिए, ये भी 6 से कट रहा है और 7 4 11, हाँ ये भी 3 से कट रहा है। मतलब यहां पर अब आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप थोड़ा समझते हैं, नहीं ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो 2 की पावर जो 4 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 0 से लेकर कहां तक, 2 की पावर 4 तक। और ये आपको पता ही है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 क्या आया था, 4 आया था, और ये कितना आया था, 6 आया था। तो 24 तो ये आ ही गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर यूनिट प्लेस पे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे देख के ही काम चल जाएगा, तो यहां से आएगा आपका कितना 16, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। चलिए यहां देखते हैं, 8 2 10 20 20 1 21। तो इधर 24 था, तो 1 गुणे 24 मतलब इकाई अंक पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए थोड़ा सा आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये नहीं कि पूरा कैलकुलेटिव करना। फिलहाल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा। तो मैं हमेशा यूनिट डिजिट का कैसे यूज कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज कर रहा हूँ, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया जाए। भले मैंने ये 9 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आपका 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही कराया था, आपको याद होगा। ठीक है, और उम्मीद है आज का जो पार्ट है आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। कल तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे, आज को मैंने क्वेश्चन भी करा दिया और विद ऑप्शन के साथ। कैसे में, जब ऑप्शन रहेगा तब आपका अप्रोच क्या होगा।
तो 360 का तो आपको अच्छे से पता क्या आता है, अब तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है कुल सम गुणनखंडों का योग, मतलब यहां पर आपसे पूछ रहा है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम भाजकों की संख्या, मतलब सम भाजकों की संख्या नहीं पूछ रहा है, सम भाजकों की जो संख्या आई है उनका योग पूछ रहा है आपसे। तो 360 का आपने कर लिया, और जब भी आप सम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, सम जब आप निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि 2 की पावर यहां पर डायरेक्ट आप क्या किसका यूज करते हैं, 3 का यूज कर लेते हैं। लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं मैंने, क्योंकि आपसे देखी जा रहा है यहां पर आपसे डायरेक्ट योग पूछ रहा है, तो आप अटैक किस पे करना है, 5 की पावर 0, ये 5 की पावर 1 पर, तो क्योंकि इंटू में रहेगा, ये क्यों रहेगा आपको अच्छे से पता है, 5 1 6, और 6 के अंदर क्या एक 3 शामिल है, क्या 2 3 6, इसके बाद जो भी ऑप्शन आएगा वो 3 से कटेगा। चलिए चेक करते हैं, और एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो 9 2 11 1 12, हाँ ये 3 से कट रहा है। आगे बढ़ते हैं, 8 2 10 1 11, 3 से नहीं कट रहा है, 7 1 8 3 से नहीं कट रहा है, 9 1 10 3 से नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या आ गया 1092। तो इस तरीके से हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके अलावा क्वेश्चन में कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। लाइक्स के लिए नहीं बोलता, वो तो आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप तो लाइक करेंगे। और जिनको अच्छा लगा, खासतौर से जो नए व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, रेड बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर आई बटन है, तो यहाँ पर भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर देता रहता हूँ। इन स्क्रीन में भी कुछ ना कुछ नई चीजें वहां पर जोड़ता रहता हूँ, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आप कहीं ना कहीं आप एक बार वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो शायद आप देखते ही चले जाएंगे और कहीं जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।